अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग। इधर के कुछ सालों में जो जागरूकता है कि जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं या जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका हमारी हेल्थ पर कितना हार्मफुल इफेक्ट होता है, इसका मुद्दा आजकल बहुत ज्यादा, या इसका जो जोर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो है वो किस पर रिलाई करता है, वो इसी केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, या जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हमारे खाने की जो सप्लाई होती है उसमें जाते हैं, पानी के जो सोर्सेज हैं उसमें वो जो है घुल जाते हैं, जो आपके पशु होते हैं उनको नुकसान करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा एक नेचुरल इकोसिस्टम है उसको भी एक तरह से खराब कर देते हैं। तो कोशिशें करी जा रही हैं कि ऐसी तकनीकों को उभारा जाए जो इको फ्रेंडली हो और जो खास तौर से बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी है जो इको फ्रेंडली है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरे शब्दों में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है एक ऐसा सिस्टम है फार्मिंग का जो रिस्टोर भी करता है, मेंटेन भी करता है और उभारता भी है, बढ़ाता भी है इकोलॉजिकल बैलेंस को। तो ऑर्गेनिक तौर पे जो उगाए हुए खाने के पदार्थ हैं उनकी आजकल डिमांड बढ़ती जा रही है ताकि फूड सेफ्टी बनी रहे पूरी दुनिया के अंदर। अब बॉक्स 6.4 में ऑर्गेनिक फूड जो बताया है कि ऑर्गेनिक फूड जो है उसकी अब पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें लगभग उनके 10% जो फूड सिस्टम है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर आते हैं। बहुत सारी रिटेल चेन्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं जो ग्रीन स्टेटस से एक तरह से उनको दिया गया है ताकि वो ऑर्गेनिक फूड बेच सकें। ऑर्गेनिक फूड जो है इनकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, लगभग जो नॉर्मल हम चीजें खरीदते हैं, जो फूड आइटम्स खरीदते हैं उससे 10 या 100% ज्यादा होती है। अब देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है हमें एक कहना चाहिए साधन उपलब्ध करता है, एक ऑफर करता है कि जो हमारे एग्रीकल्चर हम जो इनपुट्स हैं जैसे कि HYV सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं जो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, उनके लिए एक तरह का सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करता है जहां पर हम लोकल तौर पे चीजों को उगाते हैं ऑर्गेनिक चीजों की मदद से, जो काफी सस्ते होते हैं और अच्छी चीजें जो है हमें रिटर्न में मिलती हैं जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर साथ ही साथ इनकम भी जनरेट करता है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स के थ्रू, क्योंकि जो डिमांड है ऑर्गेनिक तौर पे उगाए हुए क्रॉप्स की वो अब बढ़ रही है। पूरी कंट्रीज जितनी भी हैं जहां पर भी जो स्टडीज हुई है वो ये बताती हैं कि ऑर्गेनिक तौर पे उगाए हुए फूड जो है उनकी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है बजाय केमिकल फार्मिंग के, और इस वजह से उनसे हमें ज्यादा हेल्दी फूड मिलते हैं। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेबर की ज्यादा जरूरत होती है कन्वेंशनल फार्मिंग के मुकाबले। इंडिया जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक अट्रैक्टिव ऑप्शन के तौर पे देख रहा है क्योंकि जो प्रोड्यूस है वो पेस्टिसाइड फ्री है और बिल्कुल ही एनवायरनमेंट के एक हमारा जो सस्टेनेबल तरीका है जिसमें हम क्या कहते हैं जी रहे हैं उसमें उत्पादन करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। अब बॉक्स 6.5 में दिया हुआ है ऑर्गेनिक तौर पे उगाई हुई कॉटन जो महाराष्ट्र में 1995 में जब किसान नेता जो थे प्रकृति के एक NGO के, उन्होंने जो है सबसे पहले ये सजेस्ट किया कि जो कॉटन है उसमें सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल होते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स, उसको जो है हम ऑर्गेनिक तौर पे उगा सकते हैं। तो उस टाइम पे जो डायरेक्टर थे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर के, उन्होंने ये कहा कि तुम क्या चाहते हो, इंडिया नेकेड हो जाए। आज की डेट में लगभग 130 फार्मर्स जो हैं 1200 हेक्टेयर जो जमीन है उनकी उस पर वो कॉटन ऑर्गेनिक तौर पे उगा रहे हैं इंटरनेशनल फेडरेशन जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट स्टैंडर्ड्स है उनके अंतर्गत। फिर इस प्रोड्यूस को जो है टेस्ट किया गया जर्मन एक्रीडेटेड एजेंसी एग्रीको के द्वारा और पाया गया कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी की कॉटन है। किसान मेहता ने फिर ये महसूस किया कि लगभग 78% जो इंडियन फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं और उनकी जो क्या कहते हैं जमीन है वो 0.8 हेक्टेयर से भी कम है। लगभग 20% जो हमारी इंडिया की कल्टिवेबल लैंड है यानी जहाँ पे खेती बाड़ी होती है उसके अगर हम उससे तुलना करें तो जो छोटे किसान हैं उनकी 0.8 हेक्टेयर से भी कम ही जमीन है उनके पास। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज्यादा फायदेमंद है पैसों के मामले में और सॉइल कंजर्वेशन के मामले में अगर हम उसको लॉन्ग रन में देखें। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अब उसको अगर हम पॉपुलर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जागरूकता की जरूरत है।
इंसान का जो किसान है उसकी अपनी खुद की इच्छा शक्ति की जरूरत है कि वो नई तकनीक को अपनाए। पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना या जो प्रोडक्ट्स उत्पन्न हो रही हैं उनकी सही तरीके से मार्केटिंग ना होना, ये मेजर कंसर्न है और इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमें एक ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसी लानी होगी ताकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सके। ये देखा गया है जो उत्पादन होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो कम होता है जो मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग है उसके तुलना में शुरुआत के सालों के अंदर। इसीलिए जो छोटे या जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है कि ये बड़े स्केल के जो प्रोडक्शन है उसको अपनाएं। कहने को ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें खामियां भी होती हैं, उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है जो हम पेस्टिसाइड्स या जो क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स डाल के उत्पादन करते हैं उनके मुकाबले। साथ ही साथ जो ऑफ सीजन क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन की जो चॉइस है वो भी सीमित होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प करती है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर के, और इंडिया के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करे, जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उत्पादन करे, चाहे अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। फाइनली हम चैप्टर को कंक्लूड करते हैं तो हमें यह समझ में आया कि बिल्कुल साफ है, जब तक कुछ सही मायने में बदलाव नहीं होंगे तब तक जो रूरल सेक्टर है वो पिछड़ा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में कि रूरल एरियाज़ को जो है ज़्यादा वाइब्रेंट बनाया जाए। अलग अलग तरीके के डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरी है, वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं, या उन जो रूरल प्रोडक्शन है जो उसके वहाँ के सेंटर्स हैं उनको जोड़ा जाए अर्बन या फॉरेन मार्केट से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके उन इन्वेस्टमेंट पे जो प्रोडक्ट्स पे किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स जैसे कि क्रेडिट और मार्केटिंग है, या फार्मर के से जो एक तरह से फ्रेंडली एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं, लगातार अप्रेजल और बातचीत हो फार्मर ग्रुप्स के बीच में, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस सेक्टर का फुल पोटेंशियल जो है उसको निकाल सकें। एनवायरनमेंट और रूरल डेवलपमेंट को हम दो अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पर नहीं देख सकते। बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे ऑल्टरनेट सेट्स जो हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के इन्वेंट किए जाएं या चलाए जाएं, जिससे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, यानी कि हालात में। तो हर एक रूरल कम्युनिटी जो है वो चुन सकती है जो उसके पर्पस पर सूट करता है। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि कहाँ से, और साथ ही साथ ये भी ट्राई करना होगा कि क्या सही है वो प्रैक्टिसेस जो हमारे को एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिस हम कहते हैं इलस्ट्रेशंस के अवेलेबल है, उसमें से भी हम बेस्ट जो है वो कौन सा चुन सकते हैं। मतलब क्या है, जो सक्सेस स्टोरीज है रूरल डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट की जो ऑलरेडी करी जा रही हैं सिमिलर कंडीशंस में अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के, ताकि जो हमारा प्रोसेस है कि हम सीख के चीज़ों को आगे करें उसमें और ज़्यादा तेजी ला सकें। तो इस चैप्टर का फाइनल रिकैप क्या है कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब क्या है कि एक तरह से हमें ऐसा एक्शन प्लान चाहिए ताकि हम उन एरियाज को डेवलप कर सकें जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे छूट गए। हमारे यहाँ जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की रूरल एरियाज में, जैसे बैंकिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इन सबको सुधारने की जरूरत है ताकि सही मायने में जो इन चीजों का पोटेंशियल है वो बाहर आ सके। डाइवर्सिफिकेशन नए एरियाज की तरफ जैसे लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है, या जो और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो रिस्क है एग्रीकल्चर सेक्टर का उसको कम किया जा सके और सही मायने में एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है प्रोडक्टिव, उसके ऑप्शंस को जो है बढ़ाया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके रूरल लोगों के लिए। जो इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन है और काफ़ी इसकी जो है डिमांड बढ़ रही है और इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।